लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी एक अखबार की कहानी। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुबह 8 बजे गिसीपी की दुकान पर प्रेस से आए हुए ताजे अखबार पड़े थे। अपनी बिरादरी की धूर्तता से लाभ उठाता हुआ वो सामने ही मटर गश्ती कर रहा था। उसने ग्राहकों को अपना काम अपने आप करने को छोड़ दिया और दूर खड़े खड़े गल्ले पर नजर भी रख ली। एक पंथ दो काज। ये अखबार अपनी नीति और रुचि के कारण लोगों का शिक्षक, मार्गदर्शक, रहबर, हितरक्षक, घरेलू सलाहकार और रोजनामचा सभी कुछ था। उसकी बहुत सी विशेषताओं में से हम सिर्फ 3 संपादकीय लेख उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। इनमें से पहला सरल, शुद्ध और ओजस्वी भाषा में अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करके लिखा गया था, जिसमें बच्चों को शारीरिक दंड देने की निंदा की गई थी। दूसरे में एक कुख्यात मजदूर नेता पर अभियोग लगाते हुए उसे स्पष्ट चेतावनी दी गई थी। ये नेता अपने अनुयायियों को एक दुखदायी हड़ताल करने के लिए उकसाने की तैयारी में था। तीसरे में लच्छेदार भाषा में ये मांग की गई थी कि पुलिस दल की हर प्रकार से सेवा और सहायता की जाए ताकि वो जनता की सेवा अधिक क्षमता से कर सके। इस प्रकार के महत्वपूर्ण उपदेशों और हिदायतों के अलावा शहर के निवासियों की सेवा में वैयक्तिक कॉलम के संपादक के कारगर नुस्खे और व्यवहारिक सूचनाएं भी उपलब्ध हो सकती थीं। किसी नवयुवक द्वारा अपनी प्रियतमा के जिद्दीपन की शिकायत करने पर प्रेयसी को जीतने का तरीका सिखाया गया था। इसी प्रकार सौंदर्य के स्तंभ में किसी युवती द्वारा चमकीली आंखें, गुलाबी गाल और सुंदर चेहरा प्राप्त करने के उपाय पूछे जाने पर उपचार सुझाए गए थे। एक और आकर्षक विज्ञापन वैयक्तिक कॉलम में छपा हुआ था। प्यारे जैक, मुझे माफ करना, तुम्हारा कहना ही सही था। आज सुबह 8:30 बजे मेडिसन चौक में मुझे मिलना। हम दोपहर को चल देंगे। तुम्हारी गुनाहगार। 8 बजे एक युवक गिसीपी की दुकान के पास से गुजरा। उसकी आंखें थकन और बुखार की हरारत से जल रही थीं। जाते जाते उसने गल्ले में एक पैनी डालकर ऊपर का अखबार उठा लिया। रात भर करवटें बदलकर गुजारने के बाद सुबह वो बहुत देर से उठा। 9 बजे ऑफिस पहुंचना था, पर उससे पहले भाग दौड़ करते दाढ़ी बनवाना और एक कप कॉफी पीना भी जरूरी था। जल्दी से दाढ़ी बनवाकर वो आगे बढ़ा। खाने की छुट्टी में आराम से पढ़ने के विचार से उसने अखबार मोड़कर जेब में ठूस लिया, परंतु अगले चौराहे पर अखबार उसकी जेब से गिर गया और साथ में नए दस्ताने भी। काफी दूर जाकर उसे ये मालूम पड़ा और भुनभुनाता हुआ वो वापस मुड़ा। ठीक 8:30 बजे वो उस नुक्कड़ पर पहुंचा जहां उसका अखबार और दस्ताने फुटपाथ पर पड़े हुए थे। परंतु आश्चर्य की बात है कि जिन चीजों को ढूंढने वो इतनी दूर वापस आया, उनकी ओर उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा। इसके बजाय वो किसी के 2 छोटे छोटे नाजुक हाथों को अपने हाथों में कसे और उसकी नशीली झुकी हुई आंखों में आंखें गड़ाए खड़ा रहा। उसके हृदय में खुशी समा नहीं रही थी। लड़की बोली, प्यारे जैक, मैं जानती थी कि तुम ठीक समय पर आ जाओगे। वो अपने आप से बोला, समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, पर ठीक है, क्या बुराई है। पश्चिमी हवा के एक झोंके ने अखबार को फुटपाथ से उठाया और उसके पन्नों को बिखेर कर बराबर की गली में उड़ा दिया। उसी गली से अपनी पुरानी बग्घी में बैठा हुआ वो युवक गुजर रहा था जिसने वैयक्तिक कॉलम के संपादक से अपने सपनों की रानी को जीतने का नुस्खा पूछा था। एक शरारत भरी सरसराहट से हवा के झोंके ने उस उड़ते हुए अखबार के पन्ने को बग्घी में जुते टट्टू की आंखों पर ढक दिया। टट्टू भड़का और बग्घी को लेकर काफी दूर तक इतनी तेजी से भागा कि गाड़ी और टट्टू मिलाकर एक धुंधले धब्बे से दिखाई देने लगे। इसके बाद सड़क के किनारे के नल ने होनी में अपना योगदान कर दिया और बग्घी चकनाचूर हो गई। उसे चलाने वाले महाशय उछलकर कोलतार की सड़क पर जा गिरे। सामने ही लाल पत्थर से बनी एक इमारत थी। उस मकान में से कुछ आदमी दौड़े हुए आए और उसे जल्दी से उठाकर अंदर ले गए। अंदर उसकी मुलाकात उस लड़की से हुई जो उसे आराम पहुंचाने के लिए उसके सिराहने का तकिया बनने को भी तैयार थी। उपस्थित लोगों की जिज्ञासु आंखों की परवाह किए बिना वो उसके ऊपर झुककर बोली, ओह बॉबी, तो तुम थे? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि अगर तुम मर जाते तो मैं भी तुम्हारे साथ ही? छोड़िए भी, हम इस तूफान में आगे बढ़ें और अखबार के दूसरे पन्नों का संपर्क साधें। पुलिसमैन
ओब्रायन ने उस उड़ते हुए अखबार को वाहन व्यवहार में बाधक मानकर गिरफ्तार कर लिया। शैंडन बेल्स काफे के विशेष दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने उन अस्त व्यस्त पन्नों को अपनी लंबी उंगलियों से मोड़कर पढ़ा। एक शीर्षक को उसने विशेष ध्यान से दोहराया। पुलिस की सहायता करने के लिए अखबारों को आगे बढ़ना चाहिए। अरे, ये तो डेनी कलाल की आवाज है। दरवाजे में खड़ा हुआ वो कह रहा है, माइक प्यारे दोस्त, आओ, ये 2 घूंट तुम्हारे ही लिए हैं। अखबार के उन मोटे मोटे सुखद शीर्षकों के पीछे मुंह छिपाए हुए पुलिसमैन ओब्रायन ने उस अमृत के 2 घूंट चढ़ा लिए। न्याय का ये हट्टा कट्टा रक्षक नई ताजगी और तैयारी से अपने काम पर लग गया। क्या इस बात से संपादक महाशय को गर्व नहीं होगा कि उसके कष्ट का इतनी जल्दी इतना बढ़िया फल पुलिस के सिपाही को मिल गया। सिपाही ने अखबार को मोड़कर सड़क पर चलते हुए एक लड़के की बगल में खिलवाड़ से थमा दिया। लड़के का नाम जॉनी था। वो उस अखबार को घर ले गया। उसकी बहन का नाम ग्लेडीज था। इसी ने अखबार के सौंदर्य स्तंभ के संपादक से चेहरे की सुंदरता बढ़ाने का रामबाण उपाय पूछा था। इस बात को कई हफ्ते बीत चुके थे, इसलिए उसने उत्तर की राह देखना छोड़ दिया था। ग्लेडीज श्रीहीन आंखों वाली निस्तेज लड़की थी, जिसके चेहरे पर हमेशा असंतोष झलकता था। वो इस समय नया जूड़ा खरीदने के लिए बाजार जाने की तैयारी में कपड़े बदल रही थी। उसने जल्दी में जानी के लाए हुए अखबार के पन्नों को घाघरे के भीतर पिन से टांग लिया। चलते समय इससे जो सरसराहट हुई वो असली रेशम की सरसराहट से मिलती जुलती थी। सड़क पर उसे नीचे की मंजिल पर रहने वाली ब्राउन नामक लड़की मिली। वो एक क्षण उससे बातचीत करने को रुकी, परंतु ईर्ष्या से जल भुन गई। ग्लेडीज के चलते समय जो सरसराहट हो रही थी वो तो सिर्फ $5 प्रति गज वाले असली रेशम से ही हो सकती थी। विद्वेष की आग में जलती हुई उस लड़की ने कोई घृणासूचक बात कही और मुंह सिकोड़ती हुई आगे बढ़ गई। ग्लेडीज भी आगे चली। उसकी आंखें इस समय सितारों सी चमक रही थीं। उसके गालों पर एक हल्की सी सुर्खी छा गई और चेहरे पर विजेता की सी धीमी संजीवनी हंसी का उजाला फैल गया। वो सुंदर थी। यदि अखबार के संपादक ने उसे उस वक्त देखा होता, मेरे ख्याल से उस संपादक के उत्तर में कुछ ऐसी बात लिखी हुई थी कि अपने सादे चेहरे को आकर्षक बनाने के लिए दूसरों के प्रति दया का भाव उत्पन्न करना चाहिए। जिस मजदूर नेता के विरुद्ध अखबार के संपादकीय ने अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से आवाज उठाई थी वो ग्लेडीज और जानी का पिता था। उस अखबार के बचे खुचे पन्ने उसने उठा लिए जिनसे ग्लेडीज ने रेशमी कपड़े की सरसराहट का आविष्कार किया था। उस संपादकीय लेख को तो वे नहीं पढ़ सके, परंतु उनके हाथ वो शब्द पहेली लग गई जो मूर्ख और बुद्धिमान सभी को उलझन में डाल देती है। मजदूर नेता ने आधा पन्ना फाड़ लिया और कागज पेंसिल लेकर उस पहेली को सुलझाने के लिए टेबल पर जा बैठा। 3 घंटे तक उस नेता की नियत स्थान पर बाट जोहने के बाद दूसरे कई दक्षिणपंथी नेताओं ने पंचों द्वारा फैसला कराने के निर्णय की घोषणा कर दी और इस प्रकार वो हड़ताल और उसके दुष्परिणाम उस समय तो टल गए। अखबार के अगले संस्करणों ने रंगीन स्याहियों में उस मजदूर नेता को परास्त करने विषयक अपने संपादकीय की प्रशंसा की। इस कर्मठ अखबार के बाकी वाले पन्ने भी उसकी शक्ति को सिद्ध करने के लिए इधर उधर चले गए। जब जॉनी स्कूल से घर लौटा तो उसने अपने ढके हुए अंगों को टटोला और अपने कपड़ों के भीतर से अखबार के बाकी वाले टुकड़ों को निकाला। अपनी विद्वता की खींचातान में शरीर के जिन अंगों पर सबसे अधिक मार पड़ती है उन्हीं की रक्षा करने के लिए अखबार के पन्नों को अत्यंत कलात्मक ढंग से जमाया गया था। जॉनी एक गैर सरकारी स्कूल में पढ़ता था और अपने शिक्षक से उसकी अनबन थी। जैसा पहले कहा जा चुका है, अखबार के सवेरे वाले संस्करण में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने के विरुद्ध एक शानदार संपादकीय प्रकाशित हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि उसका काफी असर हुआ। इतना सब कहने के बाद भी क्या आपको अखबारों की अपार शक्ति में विश्वास नहीं होता? अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी एक अखबार की कहानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।